हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कैक्टस बिना पानी के कैसे जीता है या पोलर बियर बर्फ में कैसे सरवाइव करता है। तो आज हम जानेंगे एडेप्टेशन यानी जीव अपने इन्वायरमेंट के अनुसार कैसे खुद को बदलते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई जीव अपने इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेता है ताकि वह सरवाइव कर सके, जीवित रह सके। इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। और जो एडेप्टेशन होता है वो दीर्घकालिक होता है, उसमें हजारों वर्ष लगते हैं खुद को अपने आप को ढालने में, उस नए इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइवल के लिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि जो प्रक्रिया होती है वो विशिष्ट भौगोलिक परिवेश में जीवित रहने के लिए जो जीव की संरचना व्यवहार में अस्थायी आनुवांशिक परिवर्तन है, इसको एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे ध्रुवी भालू के शरीर पे सफेद बाल और वसा, स्किन के नीचे फैट होता है, उसको ब्लबर बोलते हैं। उस ब्लबर का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। और जो एडेप्टेशन होता है ये परमानेंट होता है, ये कुछ टाइम के लिए नहीं होता है। इसके जस्ट अपोजिट हम अगर बात करें पर्यावास अनुकूलन, एक्लिमेटाइजेशन की बात करें, तो क्या होता है कि यह कुछ दिनों या महीने में जो अगर एक अलग इन्वायरमेंट में हम गए हुए हैं, वहाँ के माहौल में हम जो खुद को जो अपने अंदर बिहेवियर में या बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। और ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परोरी होता है। इसको हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, तो जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारी सांस फूलने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में क्या होता है कि हम वहाँ के माहौल में ढल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी ज़्यादा आरबीसी बनाने लगती है, तो फिर हमारा सांस फूलना बंद हो जाता है। बट ये जो बदलाव होता है ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परोरी होता है। तो ये जो एडेप्टेशन होता है ये परमानेंट होता है। इसमें बहुत सारा समय लगता है जियो में, प्लांट्स में, जियो में उनके बिहेवियर में कह सकते हैं या उनके स्ट्रक्चर में जो बदलाव आते हैं। जस्ट अपोजिट अगर पर्यावरण अनुकूलन होता है तो टेम्परोरी होता है, ये कुछ दिनों और कुछ महीनों के लिए जो चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवेश में अचानक हुए बदलाव, जैसे ऊंचे पहाड़ पे जाने का शरीर में होने वाले छोटे और अस्थायी जो बदलाव होते हैं उनको अक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। उदाहरण पहाड़ों पे सांस लेने की गति का तेज होना। ठीक है। और हैबिटाट क्या होता है? तो वह प्राकृतिक परिवेश जहाँ कोई जीव रहता है और उसके भोजन, पानी और आश्रय की सारी जरूरतें पूरी ही करता है, उसको हम लोग हैबिटाट या हिंदी में उसको आवास बोलते हैं। तो ये हैबिटाट वर्ड बहुत ज़्यादा हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। और ये इसके बारे में मतलब एक तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि जो जियों का जो घर होता है जहाँ पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है, उनका भोजन, जल, आवास, सब कुछ सारी व्यवस्था होती है, उसको हम लोग उनका हैबिटाट बोलते हैं। तो देखिए जो एडेप्टेशन होता है वो तीन तरह का एडेप्टेशन होता है। जैसे यहाँ हम समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे तीन तरह का एडेप्टेशन है। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होता है, एक बिहेवियरल होता है और तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल। तो स्ट्रक्चरल अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो शरीर की जो भौतिक बनावट है, जैसे मान लो किसी जीव का आकार, उसका रंग, उसके अंग कैसे हैं, अंगों की बनावट कैसे है, ये बताता है स्ट्रक्चरल। और देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बत्तख की बात करें तो बत्तख के जो ये पैर होते हैं वो जालीदार पैर होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। मछली की जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन होती है। क्यों? स्ट्रीम लाइन बॉडी होने से उसको वाटर के अंदर जो इसका फ्लो होता है वो आसान हो जाता है। और जो ये जालीदार पैर होते हैं इससे इसको बत्तख को फ्लो करने में, पानी में आसानी होती है। तो ये जो इसका एडेप्टेशन है
बत्तख का, ये इसका स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आता है। और अगर हम बात करें बिहेवियरल, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो अनुकूलन होता है सर्वाइवल के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहेवियरल एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो जीवित रहने के लिए जीवों द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं आते हैं, उनको हम बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, वो माइग्रेट करके एक पर्टिकुलर सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो चूहों का रात में बाहर निकलना, ये क्या होता है? बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। और सबसे ज़्यादा एक और दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग भी बात, साइबेरियन क्रेन होता है, उस साइबेरिया से ट्रैवल करके, साइबेरिया होता है आपके रूस में, रसिया में, और वहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया में आते हैं विंटर सीजन में, क्योंकि साइबेरिया में एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। वहाँ पे जो तो चारों तरफ बर्फ जमा रहता है, जिससे उनको फूड की शॉर्टेज हो जाती है, मछलियाँ नहीं रहती हैं, सब जगह बर्फ जम जाता है, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, तो उनके फूड की शॉर्टेज होती है। उनको बच्चों को भी जन्म देना होता है, तो वो क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता, और इंडिया में जो ठंड का क्लाइमेट होता है वो उनको सूट करता है, इसलिए वो हजारों किलोमीटर दूर माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। तो ये जो प्रवास है, माइग्रेशन है, ये बिहेवियर एडाप्टेशन के अंदर आता है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो शरीर के अंदर आंतरिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो कि एक जीव को, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, उसको वहाँ के माहौल में एडेप्ट, सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल, जो ऊँट द्वारा पसीना न बहाना, तो क्या होता है? हम जानते हैं कि ऊँट डेजर्ट में पाने वाला जीव है, तो डेजर्ट में पानी की बहुत सारी कमी होती है। तो क्या है कि ऊँट में तो सबसे ज़्यादा है कि हम्प होता है, तो ये हम्प क्या होता है? ये फैट स्टोरेज का काम करता है। अगर उसको खाना नहीं मिलता है, तो उसके हम्प में जो फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो काफ़ी दिन तक बिना खाने के भी सर्वाइव कर सकता है। दूसरा जो होता है, ऊँट के जो पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, और डेजर्ट में गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसे गर्मी से बचाती है। फिर जो ऊँट होता है, एक बार में बहुत सारा पानी पी के बहुत सारा पानी कंजर्व कर सकता है अपनी बॉडी में। तो और यूरिन एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन की बात करें, एक्सक्रिएशन की बात करें, तो काउट जो उसका जो डंक होता है, और उसका यूरिन है, एक्सक्रिएशन जो होता है वो मिनिमम होता है। तो इस तरह उसकी बॉडी की ऐसी संरचना है कि पानी की वहाँ पे डेजर्ट में शॉर्टेज होती है, और उसके बॉडी से मिनिमम पानी का लॉस होता है, तो जिससे ये उसको, ऊँट को वहाँ के माहौल में सरवाइव करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये 3 तरीके के एडेप्टेशन होते हैं जो हमने अभी पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेजर्ट हैबिटाट की। तो देखिए, डेजर्ट हैबिटाट में हमने अभी हैबिटाट की बात की थी, तो डेजर्ट जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका सर्वाइवल कैसे होता है। तो देखिए, पर्यावरणीय चुनौती यहाँ पे क्या है? अत्यधिक गर्मी और यहाँ की पानी की कमी। ये डेजर्ट में जो भी जीव रहते हैं, जिनको सर्वाइव वहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है, तो वहाँ की जो चुनौती है, ये ज़्यादा गर्मी और पानी की कमी। ऐसे में हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि ज़्यादा पैर लंबे होने से क्या फ़ायदा हुआ? वो रेत से दूर रखते हैं, ठंड मतलब उसको गर्मी से बचाते हैं। फिर कम मूत्र त्यागते हैं, गोबर सूखा होता है, पसीना नहीं आता है, तो इससे पानी का संरक्षण हुआ। फिर कुबड़ में जो उसका हम्प होता है, फैट का स्टोरेज होता है, जो जीव की भोजन की कमी को ऊर्जा में जब जरूरत पड़ती है तो बदल देता है। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे, ये तो एनिमल की बात है। अब हम लोग प्लांट में भी एडेप्टेशंस होते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कैक्टस वहाँ का डेजर्ट में पाने वाला प्लांट है। तो कैक्टस में क्या होता है? लीव्स जो होती हैं वो स्पाइन, कांटे वाली होती हैं, और इससे क्या होता है? कांटे जैसे होती हैं, तो वाटर, जब उनमें वाटर लॉस कम होता है। और दूसरा, जो इनके स्टेम्स होते हैं, ये स्टेम्स होते हैं, उन पे एक वैक्स का लेयर होता है, और होता है, और ये जो होता है इनका स्टेम, मोटा और हरा होता है। तो उनका क्या होता है कि
पानी का जो लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन वो मिनिमम होता है वैक्स लेयर होने से। और इनका जो स्टेम्स वाला पार्ट ही फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। और दूसरा, इनकी जो तीसरी चीजें, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत नीचे जाके पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनके अंदर एक क्वालिटी, तो पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो बहुत अंदर तक जाके, डीप जाके इनके जो जड़ें हैं वो पानी खींच लेती हैं। फिर यहाँ पे देखिए, कांटेदार पत्तियां होती हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं, पानी के लॉस को रोकती हैं। फिर यहाँ पे हरा और स्पंजी इनका स्टेम्स होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस भी होता है और जल का संरक्षण भी होता है। तो इस तरह क्या है कि प्लांट्स में भी हम एडेप्टेशंस देख रहे हैं, जो कि वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के डेजर्ट के अकॉर्डिंग उनमें सर्वाइवल के लिए डेवलप हुआ है। अब हम लोग व्यवहारिक बचाव, अगर चूहों में भी बात कर लेते हैं, तो मरुस्थलीय चूहे और सांप क्या होते हैं, दिन की गर्मी से बचने के लिए गहरे गहरे बिल बनाए रहते हैं और उनमें जाके छुप जाते हैं। और जब रात में वहाँ ठंड हो जाती है, तो क्या होता है, हवा खाने के लिए, अपने आप को ठंडक प्रदान करने के लिए जो अपने बिल हैं, बिलों से बाहर निकलते हैं। इसी चीज को इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये पर्वतीय और ध्रुवीय आवास है, माउंटेन एंड पोलर्स है, ये हम जानते हैं कि बहुत ठंडे और बर्फीले होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी ठंडा होता है, और जो ध्रुवीय आवास होता है, ये भी बहुत ठंडा बर्फीला होता है। लेकिन इनकी चुनौतियां क्या होती हैं, जो ठंडे और बर्फीले जगह होते हैं, इनमें क्या होता है कि जमा देने वाली ठंड होती है, तेज हवाएं चलती हैं और बर्फबारी होती है। तो इसलिए यहाँ के माहौल में अडेप्ट करने के लिए यहाँ के जानवरों में भी अलग अलग टाइप के कुछ फीचर्स होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए, ये कि ध्रुवी जो भालू होते हैं और याक होते हैं, ठंड में बचने के लिए शरीर पे इनके खूब बड़े बड़े घने घने बाल, और त्वचा के नीचे क्या होता है, इनकी वसा की एक मोटी परत होती है, जिसको ब्लबर बोलते हैं। तो इस ये क्या होता है कि वहाँ की ठंड में इनको एक्सट्रीम ठंडा होता है, पोलर एरियाज में, तो ये उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक कमोफ्लेज जो होता है, सफेद रंग, ये बर्फीली पृष्ठभूमि में छिपने में क्या होता है, वहाँ के जो जीव होते हैं वो भी मोस्टली बर्फ के कलर, वाइट कलर के होते हैं। तो क्या होता है कि बर्फ में उन्हें छिपने में भी हेल्प मिलती है, जिससे वो शिकार करते टाइम या खुद भी जब वो प्रे बनते हैं, तो उनके में भी हेल्प उनको मिलती है, क्योंकि वो वाइट कलर है और बर्फ का कलर भी वाइट है, तो वो छिप जाते हैं। तीसरी बात हम बात करें, तो कि अगर हम एग्जांपल लें वहाँ पहाड़ी बकरियों की, तो पहाड़ी बकरियों की क्या होती है, वहाँ पे चट्टानी ढलानों पे उनको दौड़ने में हेल्प मिले, इसलिए उनके जो ये होते हैं, इनके जो ये खुर होते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि उनको हेल्प करती है पहाड़ों पे चट्टानी जो ढलानों पे उनके दौड़ने में हेल्प करती हैं। तो ये हमने बात की कि पहाड़ी और पोलर एरिया जो है, ध्रुवीय एरिया हैं, उनमें जो जानवरों में क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, बॉडी में ऐसे ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं, या बिहेवियरल क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, जो उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स जो से ऐसे हैं, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो देखिए, उनकी जो शाखाएं हैं क्या तिरछी होती हैं, और ताकि बारिश का पानी और बर्फ आसानी से नीचे फिसल सके। देखिए, इनका कोन शेप्ड बॉडी होता है, तो उससे क्या होता है, बर्फ गिरेगा तो आसानी से वो ढलान होती है उन पेड़ों में, उनकी पत्तियों में, इनका स्ट्रक्चर ऐसे कोन शेप्ड होता है, ताकि वो बर्फ आसानी से नीचे ढल के गिर जाती है। और दूसरी, सुई जैसी पत्तियां, उनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जो पानी का क्या होता है, नुकसान कम हो उसमें हेल्प करती हैं, बर्फ से होने वाले नुकसान से भी बचाती हैं। तो पत्तियां नुकीली हैं, तो पानी का लॉस भी कम होगा। फिर पत्तियां इस टाइप की हैं कि देखिए, बर्फ गिरते हैं तो ढलान से अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाती हैं। फिर कौन शेप्ड है, तो क्या होता है कि बारिश का पानी और बर्फ भी आसानी से नीचे फिसल के गिर जाते हैं। तो इस तरह का नेचर ने हर हर
वहाँ की इन्वायरमेंट में जो रहने वाले जीव हैं और पौधे हैं, उनकी अलग-अलग एडेप्टेशन उनकी है, प्रोवाइड किया हुआ है, जो वहाँ के माहौल में जिस तरह वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्वेटिक हैबिटाट की। तो एक्वेटिक में देखिए क्या होता है कि मतलब जलीय दुनिया को हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटाट, जैसे फॉर एग्जांपल महासागर और तालाब। तो यहाँ पे हम मछली की एक्वेटिक हैबिटाट में एक्वेटिक एनिमल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिश का एग्जांपल लिया है। तो फिश में क्या है, ये फिन्स हैं जो क्या होते हैं, चपटे पंख को हम फिन्स बोलते हैं, जो कि इसको क्या है, मछली को दिशा बदलने में हेल्प करती है। फिर ये जो गिल्स है दिखाया गया है यहाँ पे, वो क्या होता है, इससे सांस जो मछलियाँ होती है सांस लेती हैं। और इनकी बॉडी स्ट्रीम्ड लाइट शेप होती है, इस तरह होती है। तो क्या होता है कि पानी में क्या होता है, प्रतिरोध कम मिलता है, कम उनको घर्षण मिलता है, और ये आसानी से अपनी दिशा बदलने में हेल्प भी करती है। और इसका बॉडी मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से उनको बॉडी पानी में तैरने में काफ़ी हेल्प मिल जाती। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इनके बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनको एक्वेटिक हैबिटाट में रहने में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जलीय पौधों का अनुकूलन क्या होता है। तो जलीय पौधे क्या होते हैं, इनके जो जड़ें होती हैं अल्प विकसित होती हैं, बहुत कम विकसित होती हैं। इनका मुख्य काम केवल पौधों को जड़ तल से जोड़े रखना, जो तली है उसके से जोड़े रखना इनका काम होता है। फिर इनकी जो पत्तियां होती हैं सब मर्ज्ड होती हैं, और पौधे की पत्तियां रिबन जैसी होती है, बहते पानी में मुड़ जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। तैरने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, और उन पर मोमी परत वैक्सिंग कोटिंग होती है जो सड़ने से बचा, क्योंकि पानी में हर टाइम रहना है। अगर वैक्स कोटिंग नहीं होती तो फिर वो सड़ने लगेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कितना हमारा नेचर कितना साइंटिफिक है कि उन्होंने हर चीज को बनाया है, हर चीज में उनकी एक एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से वो वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। फिर इनके जो तने होते हैं वो लंबा, खोखला और हल्का होता है, और जो कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और वहाँ के माहौल में सरवाइव करने में हेल्प भी करता है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है परीक्षा अलर्ट, हम देख सकते हैं स्क्विड जो ऑक्टोपस होता है, और एक ऑक्टोपस का शरीर सुव्यवस्थित नहीं होता है, वे समुद्र तल पे रहते हैं। वेल और डॉल्फिन में गिल्स होते हैं। देखिए हम ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेल और डॉल्फिन कैसे सांस लेते हैं। तो देखिए इनके में क्या होता है, गिल्स नहीं होता, जैसे मछलियों में गिल्स होते हैं जो कि सांस लेने में उन्हें हेल्प करते हैं। तो वेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते हैं, वे सिर पर स्थित ब्लो होल होता है, ये ब्लो होल होता है, और ये उनका नासा द्वार होता है, जैसे हवा से ही सांस लेते हैं। इसीलिए आपने कभी भी मूवी देखी होगी तो वेल और डॉल्फिन अक्सर आप देखते हैं वो पानी के नीचे भी रहते हैं और बीच बीच में ऊपर भी आते रहते हैं। तो ऊपर जब आते हैं तो हमने ब्लो होल से सांसें लेते रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रिडेटर्स और प्रे हैं, तो उनके में क्या एडेप्टेशंस होता है। तो देखिए शिकारी बनाम शिकार। तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक ही आवास में रहते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं लॉयन का और डियर का, लेकिन उनके अनुकूलन की दिशा अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल शेर की अगर हम बात करें तो शेर की जो चेहरे आंखें जो होती हैं चेहरे के सामने होती हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो शेर है वो शिकारी है, और जो यहाँ पे डियर है वो शिकार है। तो दोनों एक ही आवास में रहते हैं, लेकिन क्योंकि शिकारी है तो शिकार करता है डियर का, तो ने सबके अंदर अलग अलग टाइप की क्वालिटीज हैं जो कि वहाँ के माहौल में उसको अडेप्ट करने में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो जो लॉयन होता है उसकी आंखें सामने होती हैं। तो क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, यह शिकार की सटीक दूरी डेप्थ परसेप्शन का अनुमान लगाने में हेल्प करता है कि कितना दूर हमारा शिकार है।
और अन्य विशेषताएँ क्या होता है कि मटमैला, इसका रंग मटमैला कलर का होता है, ब्राउन कलर का, जो कि भूरा रंग वहाँ का जो सूखी घास में छिपने में भी इनको हेल्प कर देता है, ताकि वो जब देखता है कि डियर सामने है या दूर है, तो जब भागता है और उसको शिकार करना होता है, अगर छुपना है तो वहाँ की घास में छुप सकता है, क्योंकि उसका कलर भी ब्राउन होता है। अब हम बात करते हैं हिरन की। तो इसकी जो आंखें होती हैं साइड में होती हैं, तो सिर के दोनों किनारों पे। इसके लाभ क्या होते हैं? ये चारों ओर वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए क्षमता प्रोवाइड कर, ये चारों तरफ देख सकता है। ऐसा साइड में उसकी ईयर होने आई होने से, जिससे खतरे का तुरंत उसको पता चल जाता है। और दूसरी विशेषता कि इसके दांत जो होते हैं मजबूत होते हैं, कठोर तनों को चबाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं डियर हार्बीवोर्स होता है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, उनको चबाता है, खाता है, इसलिए कि क्या होता है, जो मोटे तनों को चबाने में उसको ये जो मजबूत दांत होते हैं हेल्प करते हैं। लंबे और बड़े कान, कान इसके लंबे और बड़े होते हैं, जो खतरे की आहट सुनने में इनकी बहुत हेल्प करता है। और साथ ही डियर जो होता है बहुत तेजी से दौड़ता है, तो इसीलिए इसके जो लंबे पैर भी लंबे होते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि प्रेडेटर्स और प्रे है, उनमें अलग अलग एडेप्टेशंस हैं, जो कि वहाँ के माहौल में उसको सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। अब हम लोग इसकी मास्टर सिंथेसिस देख लेते हैं कि विभिन्न आवासों में पौधों का अनुकूलन। अगर हम बात करें मरुस्थल की, पर्वत की और एक्वेटिक माहौल की, तो उसमें जड़ें कैसी होती हैं? देखिए, तो मरुस्थल में क्या होते हैं, पानी की तलाश में जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी, बहुत नीचे तक चली जाती हैं, और पानी को एक्सट्रैक्ट करने में उनको इस तरह डीप रूट्स उनकी हेल्प करती हैं। माउंटेन में क्या होती हैं, चट्टानी मिट्टियां होती हैं, तो मजबूती से जकड़ने वाले, यहाँ पे क्या चट्टानी मिट्टी में मजबूती से जकड़ने वाली जो होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं। बहुत छोटी, और हमने अभी पढ़ा जो एक्वेटिक में होती हैं कि जड़ें बहुत अल्प विकसित होती हैं, और तली से इतना रहे कि तली से वो चिपकी रहती हैं, ताकि पेड़ को वो बांधे रखती रहती हैं तली से। इससे ऐसी उनकी छोटी जड़ें होती हैं। तने कैसे होते हैं? तो मरुस्थल में देखिए हरा होती हैं, मांसल होती हैं, और मोमी परत उस पे वैक्स लेयर होता है, जो कि पानी जमा करने और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उनकी हेल्प करता है। फिर पर्वत में क्या होता है, कठोर और मजबूत तेज हवाओं को सहने के लिए उनके क्या होते हैं, तने जो होते हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्र में क्या होते हैं कि तेज तेज हवाएं चलती हैं, माहौल वहाँ का जो क्लाइमेट बर्फीला होता है, ठंड ज़्यादा होती है, हवाएं तेज होती हैं, तो ऐसे में जो तने होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, अदरवाइज वहाँ के तेज हवा में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कठोर और मजबूत जो होती हैं, क्योंकि तेज हवा को सहने के लिए उनमें क्षमता होनी चाहिए। फिर अब हम जलीय में क्या होते हैं, तो लंबा, खोखला और हल्के तने होते हैं, जो कि पौधे को वहां पे खड़ा पानी में खड़ा रख सके। फिर जो पत्तियां होती हैं, कांटो स्पाइंस में परिवर्तित वाष्पोत्सर्जन के लिए रोकने के लिए, तो उसमें पत्तियां को होती हैं। डेजर्ट में हमने कैक्टस का बात देखा, तो इनकी जो पत्तियां वो कांटों के शेप में होती हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, और वहाँ पानी की क्राइसिस होती है, तो पानी कम से कम बर्बाद हो। दूसरा इसमें क्या होता है, पर्वत में सुई के आकार की जो नीडल शेप होती हैं, वहाँ उस टाइप की पत्तियां होती हैं, जैसे जो कि वहाँ के बर्फ को फिसलने देने में उनकी हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे हम एक्वेटिक अगर पौधों की बात करें, तो रिबन जैसी या छोटी चौड़ी मोमी परत वाली जो होती हैं पत्तियां होती हैं, जो उनको पानी के तली पे ये तैरने में इनको हेल्प करती हैं। अब हमने देखना है कि व्यवहारिक अनुकूलन, जो बिहेवियरल एडेप्टेशन भी बोलते हैं, और मौसमी बचाव, सीजनल एस्केप क्या होता है। तो सीजनल एस्केप में देखिए हमने बात की थी कि जो बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है उसमें माइग्रेशन होता है, आता है। जो पक्षी माहौल क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और अपने आवास छोड़ के दूसरे आवास में जाते हैं, इसको माइग्रेशन बोला जाता है। और ये माइग्रेशन सर्वाइवल के लिए होता है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल के लिए जो
ज़रूरी है कि क्लाइमेट भी आपको सपोर्टिव होना चाहिए, साथ ही भोजन भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो क्या है माइग्रेशन? बेहतर भोजन और जलवायु के लिए मौसम बदलने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना माइग्रेशन कहलाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए थे साइबेरियन क्रेन का सर्दियों में भारत आना, ये क्या होता है? बिहेवियरल एडेप्टेशंस है। ये सीजनल, इसको एस्केप भी बोलते हैं, मौसमी बचाव भी बोलते हैं। शीत निद्रा, तो शीत निद्रा मतलब ठंडे के मौसम में सो जाना, हाइबरनेशन बुलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है इसको, हाइबरनेशन क्या मतलब? ऊर्जा बचाने के लिए सर्दियों के दौरान लंबी निष्क्रियता या गहरी नींद, इसको सर्दियों के मौसम में गहरी नींद में सो जाना या थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाना, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। और ये तो इसको कहलाता है हाइबरनेशन। ये क्यों होता है? ठंड से बचने और भोजन की कमी के दौरान आपकी बॉडी में एनर्जी सेव रहे, इसलिए हाइबरनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भालू हाइबरनेशन ठंड के टाइम में क्या होता है कि सो जाता है या थोड़ा निष्क्रिय पड़ जाता है। और छिपकली को तो हमने देखा कि ठंड में छिपकली नहीं दिखती है, गर्मी में फिर से दिखने लगती है छिपकली, एक सीजन के लिए सो जाती है। तो ये क्या कहता है? हाइबरनेशन बोलता है। अब देखिए एस्टिवेशन क्या होता है? ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म गर्मी के मौसम में निष्क्रियता जो होती है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। ये क्या है? अत्यधिक गर्मी और सूखे से बचने के लिए जो गर्मी के मौसम में इनएक्टिव होना एस्टिवेशन कहलाता है। ये क्यों होता है? शरीर की नमी, मॉइस्चर को संरक्षित रखने के लिए, शरीर में जो नमी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फिर क्या होता है कि इसमें नमी की बॉडी में कमी ना हो, उसके लिए एस्टिवेशन किया होता है जीवों में। जैसे फॉर एग्जांपल मेढक है, स्नेल्स हैं, इनमें एस्टिवेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो साइंस पेडागोजी, देखिए अभी तो मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं सारा टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर करूँगी, लेकिन इसको कंप्लीट होने के बाद मैं साइंस पेडागोजी भी आपको पढ़ाऊँगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि इस श्री एकेडमी के ये जो प्लेलिस्ट है आपका सी टेट वाला, यूपी टेट वाला, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं हल्का सा आपको बताती चलूँगी हर चैप्टर वाइज, ताकि आपके धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट भी, एक नींव भी बिल्ड होता जाए कि पेडागोजी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, लक्ष्य क्या है? छात्रों को वैकल्पिक अवधारणा, अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, किसी टॉपिक है उसका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या हो सकता है, उसकी उस टॉपिक में भ्रांतियाँ क्या हो सकती है, उसको पहचानना, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर भ्रांतियों का उदाहरण अगर दी जाए तो छात्र सोचते हैं कि अनुकूलन केवल जानवरों की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि यह क्रमिक आनुवांशिक प्रक्रिया है। जी नहीं, जानवरों की इच्छा पे नहीं, इच्छा पे निर्भर नहीं करता है। देखिए, क्योंकि हर जीव को या प्लांट्स को अगर जो वहाँ के चैलेंजेज हैं एनवायरनमेंट के, उसमें सरवाइव करना है, तो उसमें उस माहौल के अनुसार ढलने को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। और यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये आनुवांशिक प्रक्रिया बोला जाता है। और इस टॉपिक को अगर समझा जाए तो समझने में 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि ओपन एंडेड प्रश्न या प्रश्नावली का प्रयोग करना। ओपन एंडेड, जैसे मान लीजिए कोई से टॉपिक पे अगर मुझे एडेप्टेशन ही पढ़ाना है, तो मैंने पूछा कि आपसे क्वेश्चन किया कि ये जो मछली होती है सांस कैसे लेती है, जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है उससे मछलियों को क्या फ़ायदा मिलता है। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने जो जवाब दिया उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हाँ, एक जो टॉपिक है एडेप्टेशन, उसमें बच्चों की कितनी पकड़ है, कितने बच्चों को थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में पहले से प्रायर आइडिया है, कुछ लोगों को नहीं होगी। तो क्या होता कि हमने डायग्नोस किया कि मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो पहली बार सुन रहे हैं, एडेप्टेशन टॉपिक का नाम ही सुन रहे हैं, तो हमें पता चलता है, आइडिया पता। तो ये क्या है, हमने पता किया कि बच्चों का क्लास में इस टॉपिक पे एक लेवल क्या है, कितना उनका
कितना उनकी इस टॉपिक पे पकड़ है। फिर उसके बाद इसको पढ़ाने के तरीके अलग की भी हम बात कर रहे हैं, तो पढ़ाने का तरीका सबसे पहले डायग्नोस्टिक होता है। आपने डायग्नोस किया, पता किया कि बच्चों की कितनी पकड़ है, फिर उसके अकॉर्डिंग अब पढ़ाने के अगला स्टेप है कि ये टॉपिक में क्या है कि हम जलीय जीवों की भी बात कर रहे हैं, मरुस्थलीय जीवों की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसको आर्ट से जोड़ के, जब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, तो क्या है, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड है। और हम सीटेट में या पेडागोजी में देखिए, जो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो बेस्ट होती है। क्या होता है कि बच्चा उसमें इंगेज होता है। आपने कोई एक्टिविटी की, फॉर एग्जांपल जो मछली वाले क्वेश्चन पूछा कि मछली में गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या रोल है, तो आपने बनाया आर्ट, एक एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आर्ट बना सकते हो मछली का। फिर आपने उस पर इंडिकेट कर दिया कि गिल्स कहाँ हैं, फिन्स कहाँ हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। तो उसको यूज करके एक बच्चे के अंदर काफ़ी अच्छी खासी एक समझ क्रिएट हो सकती है, जो कि माइंड में हमेशा के लिए एक सेट किया जा सकता है। ये हो गया आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं कि मान लो हमने पूछा कि छात्रों से पूछा कि यदि ऊंट की त्वचा पतली होती तो क्या होता। तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स दिए जा सकते हैं। यदि साइबेरियन पक्षी प्रवास न करें तो क्या होगा। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चनिंग का मतलब एक क्वेश्चन जिसकी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, उसको हम डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। तो क्या है, जब इस तरह की हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं क्लासरूम में पढ़ाने में, तो ये क्या होता है कि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। बस वो रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं कि ये चीज होता है ऐसा होता नहीं। अगर ये चीज ना होता तो कैसे वो सरवाइव कर पाते या नहीं कर पाते, या क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। तो क्या है, तो एक बच्चे का एक कंप्लीट विजन एक टॉपिक पे क्रिएट होता है, और पकड़ भी मजबूत बनती है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाने में तीन तरह की जो होती हैं रणनीति हम एक टीचर यूज कर सकता है अपने क्लासरूम में। और यहाँ पे लिखा हो कि विज्ञान में मूल्यांकन केवल रटने पर नहीं, बल्कि वर्गीकरण, अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने जैसे कौशल, प्रोसेस स्किल पर केंद्रित होनी चाहिए, सीसी के अनुसार। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इनका तना हरा और मांसल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। इनकी जड़ें मिट्टी की सतह से बहुत करीब होती हैं। तो उसमें कौन, मरुस्थलीय पौधे में क्या है, आंसर क्या होगा, ए एंड बी। देखिए, क्योंकि इनकी पत्तियां कांटों जैसी होती हैं, और तना जो हरा और मांसल होता है, इसी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, जलीय और पर्वतीय पौधों से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए, इनका खोखला और हल्का होता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये तो गलत है, ये तो पहाड़ी और पोलर वाले एरिया में की बात हुई थी। तिरछी शाखाएं, अल्प विकसित जड़ें। तो इसमें देखिए, पहला इसमें देखिए कि फर्स्ट एंड फोर्थ हम किसकी बात कर रहे हैं, जलीय में। तो पहला देखिए, खोखला और हल्का अल्प विकसित जड़ें जो होती हैं, जलीय पौधों के लिए होता है। और पर्वतीय के लिए होता है कॉन्सेप्ट एंड तिरछी शाखाएं जो होती हैं, ये पर्वतीय पौधों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। किसी जानवर की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान दें। त्वचा के नीचे वसा, ब्लबर की मोटी पर। ठीक है। पोलर एरिया में जो रहने वाले पोलर बेयर होते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसी क्वालिटीज होती हैं। शरीर पे सफेद रंग, बालों की दोहरी परत होती है। बर्फ पे चलने के लिए चौड़े और गद्देदार पंजे होते हैं। यह जानवर किस प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है बाय मिस्टेक। लेकिन ये क्या होता है, पोलर एरिया में जो होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के जो जीव होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। इसे टीचर्स की इनसाइट क्या होनी चाहिए। ध्रुवी भालू ये क्लासिक संरचनात्मक अनुकूलन है। ब्लबर और दोहरी फर गर्मी शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं। ठीक है। जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो -37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे अत्यधिक ठंड में जीवित रहने के लिए इनको
आवश्यक है, ठीक है? क्योंकि वहाँ बहुत पोलर एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ टेम्परेचर -37 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। तो उनको क्या इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ब्लबर, जो स्किन के नीचे एक मोटा फैट का लेयर होता है और वो जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये पोलर एरिया में रहने वाले जीवों की अपनी एडेप्टेशंस हैं, उनकी स्ट्रक्चरल जो बॉडी में उनका जो नेचर है। अब हम बात करते हैं साइंस पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 7 का शिक्षक पौधों जानवरों के अनुकूल जानवरों में अनुकूलन विषय में छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। उस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? पाठ्य पुस्तक के अध्यायों पर जोड़ देना बिल्कुल नहीं। देखिए, रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई का कोई पेडागोजी में कोई स्थान नहीं होती है। और डायग्नोस्टिक क्वेश्चनराइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलता है कि बच्चे की इस टॉपिक पे कितना पकड़ है, उसको अभी क्या क्या बताना है, किस लेवल तक उसको समझाना है। तो इससे हमें प्रायर नॉलेज के बारे में पता चलता है। फिर उसको एक्टिविटी बेस्ड भी करवाना है, लर्निंग देनी है। तो ड्राइंग प्लस डायग्नोस्टिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और लास्ट में जो एडेप्टेशन माइंड मैप है, तो हमने जो भी पढ़ा है एडेप्टेशन कितने तरह के होते हैं, उनका हैबिटाट है, फिर शिक्षण में क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं, और फिर एडेप्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, और इनका फिजियोलॉजिकल जो होते हैं, उसी को एक माइंड मैप में दिया गया है, ताकि आपके इजी टू आपको क्या होता है याद करना और समझना आसान हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही में मुझे, अगर पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो मछलियों की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो उससे उसको क्या हेल्प मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर डालें, ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक पे कितना समझ डेवलप हुआ है। एंड थैंक यू सो मच।